Yes, class 8. Bhai, 14 chapter is completed. I have done your chapter 14 factorization, and next chapter, chapter number 13, direct and inverse proportion. This chapter is very simple, only on one you मतलब तुम्हें सिर्फ कुछ एक दो पॉइंट हैं जिनको क्लियरली माइंड में सेट करना है। बाकी ये चैप्टर क्या है, सिंपल। मतलब यदि एक वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है तो दूसरी वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज। अगर एक वैल्यू के साथ क्या होती है, दूसरी वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो वहाँ पर होता है डायरेक्ट। या फिर एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो वहाँ भी क्या होता है, डायरेक्ट। जब लेकिन एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, या एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पर होता है अपना इन्वर्स प्रोपोर्शन। अगर समझ में आया होगा कि जैसे एक वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, एक वैल्यू इंक्रीज, कॉमन सेंस में देखना अपन को, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है और दूसरी वैल्यू भी उसके साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पर कौन सा होता है। या फिर एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है और दूसरी वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वहाँ पर होता है अपना डायरेक्ट वेरिएशन। कौन सा होता है, डायरेक्ट वेरिएशन। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ टू पेन द कॉस्ट ऑफ टू पेन्स इज 10 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ टू पेन्स इज 10 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 4 पेन्स। भाई ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर 2 पेन 10 रुपीज़ के आएंगे तो 4 पेन कम के तो आ नहीं सकते, आएंगे तो भाई 10 से ज़्यादा के। यदि 2 पेन आपके 10 रुपीज़ के आए तो 4 पेन 10 रुपीज़ से ज़्यादा के आएंगे ना, आएंगे। तो देखो, आपने देखा कि अगर हमारे पास पहले 2 पेन्स थे तो उनकी कॉस्ट थी 10 रुपीज़, तो हमारे पेन्स में क्या हो गया, इंक्रीमेंट, तो कॉस्ट में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट। तो क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हुआ तो कॉस्ट में भी क्या हो गया, इंक्रीमेंट। तो कॉमन सेंस है ना। तो अगर किसी चीज़ में अगर क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है तो कॉस्ट में भी क्या होता है, इंक्रीमेंट, तो वहाँ होता है डायरेक्ट वेरिएशन। क्या होता है वहाँ, डायरेक्ट वेरिएशन। आपने देखा ये भाई, दोबारा बार बार मैं ये कह रहा हूँ, कॉमन सेंस ओनली, अपन को कॉमन सेंस लगाना है और इतना ध्यान रखना है कि अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, और अगर क्वांटिटी घट रही है तो उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी घटती है। तो वहाँ पर होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कौन सा होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब क्वांटिटी इंक्रीज होने पर वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिक्रीज होने पर वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया भाई, 2 पेन है, 10 रुपीज़ के आते हैं, तो 4 पेन के, तो ऑब्वियसली अपन जानते हैं कि भाई 2 पेन 10 रुपीज़ के, तो अब क्या हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई, 4 पेन हो गए, तो हमारे क्या होगी, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो इधर देखो, क्वांटिटी बढ़ी तो क्वांटिटी के साथ साथ क्या बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। तो इसलिए ये क्या हुआ, डायरेक्ट। क्या हुआ, डायरेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, अगर हमारी क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और उसके साथ साथ उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, या क्वांटिटी डिक्रीज होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, उल्टा चलता है मतलब, तो वहाँ होता है इन्वर्स। कौन सा होता है, इन्वर्स। अगर हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, या हमारी क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो उसके साथ वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस प्रकार का जो वेरिएशन होता है, वो जो इस प्रकार का जो वेरिएशन होता है, इस प्रकार का जो प्रोपोर्शन होता है, उसको कहते हैं इन्वर्स। फॉर एग्जाम्पल, 8 मैन या फिर 4 मैन कैन destroy a wall in 4 days। मतलब ये कह रहा है, 2 मैन हैं,
जो कि एक वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं 4 डेज में, ठीक है ना। तो हाउ मैनी डेज इज विल टेकन बाई 6 मैन। भाई अगर 2 मैन अगर इस एक ही दीवार को क्या कर देते हैं 4 डेज में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, तो भाई अपने पास अब हैं 6 मैन, तो 6 मैन उस दीवार को कितने दिन में तोड़ पाएंगे? तो टाइम कम लगेगा ना, क्योंकि वर्ग सेम है। उसी दीवार को 2 व्यक्ति तोड़ेंगे तो 4 दिन लगते हैं, तो अगर क्वांटिटी बढ़ गई, मतलब व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई, तो टाइम कम लगेगा ना भाई। व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा ना भाई। पेन की तरह थोड़ा ना है कि पेन की कॉस्ट 2 पेन की कॉस्ट थी 10 रुपीज़, तो 4 पेन की कितनी होगी? तो भैया अब क्वांटिटी है, क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हुआ तो कॉस्ट में भी इंक्रीमेंट हो गया था वहाँ। परंतु तो यहाँ कॉमन सेंस लगाओ भाई, 2 व्यक्ति हैं, 4 दिन में दीवार को तोड़ते हैं, तो ज़्यादा व्यक्ति हो जाएंगे तो टाइम तो कम लगेगा ना। तो क्वांटिटी बढ़ी तो वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई ना। मतलब अगर 2 से 4 व्यक्ति हो गए, पहले कितने थे? 2 थे, जिनको कितने डेज लग रहे थे? 4 डेज। अब तुम्हारे पास 6 पर्सन हो गए, तो अब कितने डेज लगेंगे? तो आप देखो, जब यहाँ पर क्वांटिटी, जब क्या हुई, क्वांटिटी इंक्रीज हुई थी, तो वैल्यू क्या हो गई थी? डिक्रीज। मतलब व्यक्ति ज़्यादा हो गए, तो भाई दीवार को तोड़ने में, उसी एक दीवार को तोड़ना, तो उसी दीवार को तोड़ने में टाइम तो कम लगेगा, क्या लगेगा ना कि ज़्यादा लगेगा? कम लगेगा ना। तो बस, तो ये होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इस तरीके से टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन में। किसमें आते हैं? इन्वर्स और प्रोपोर्शन में। टाइम से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क, मैं दोबारा कह रहा हूँ, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, ओनली टाइम नहीं, टाइम एंड वर्क दोनों चीज़ देखनी है। टाइम और एंड वर्क दोनों मतलब इससे रिलेटेड हो, तो वहाँ पर होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। कौन सा होता है? इन्वर्स प्रोपोर्शन। और नंबर दूसरी बात, आप कॉमन सेंस लगा के देखोगे तो भाई देखो, मैंने क्या कहा था, 2 व्यक्ति एक दीवार को 4 दिन में तोड़ते हैं, तो 6 व्यक्ति हो जाते हैं, तो उसी एक दीवार को कितने दिन में तोड़ेंगे? तो कम टाइम लगेगा ना। तो क्वांटिटी बढ़ी तो टाइम क्या हो गया? कम हो गया। मतलब इंक्रीमेंट के साथ क्या हो गया? डिक्रीमेंट, उल्टा हो गया ना भाई। डायरेक्ट में क्या था? इंक्रीमेंट हो रहा है तो वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और अगर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। परंतु यहाँ क्या हुआ था? क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ, परंतु वैल्यू में क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर हो गया अपना भैया इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो ये थ्योरेटिकल थोड़ी सी थ्योरी थी, ये समझानी थी, बाकी की क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगी। एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई casts a shadow of 10 meters. Find the height of tree that casts a shadow of 15 meter under similar condition. देखो भाई, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले चीज़ है अपनी हाइट रेशियो, उसके बाद है अपनी शैडो। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एच मतलब हाइट, एस मतलब शैडो, प्रपोर्शन, हाइट, रेशियो, शैडो। क्या होगा? रेशियो, शैडो। हाइट, रेशियो, शैडो, प्रपोर्शन, हाइट, रेशियो, शैडो। भाई एक इलेक्ट्रिक पोल था जिसकी हाइट थी 14, तो शैडो क्या बना रहा था? वो 10 का, 10 मीटर का बना रहा था। यहाँ पर अपनी हाइट नहीं है तो एक्स मान लिया, और यहाँ पर शैडो है 15। तो ये भी कॉमन सेंस वाली बात हुई भाई। एक पोल है, अगर वो 14 मीटर हाई है तो 10 मीटर का शैडो बनाता है। तो आप ये चीज़ बताओ भैया, अगर 15 मीटर का शैडो बनाना हो तो पोल छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा होगा ना। पोल ज़्यादा ऊंचा होगा तो शैडो भी ज़्यादा दूरी पे बनेगी, और छोटा होगा तो शैडो छोटी बनेगी। तो इसलिए हमारे शैडो में इंक्रीमेंट हुआ तो हाइट में भी क्या हुआ? इंक्रीमेंट। अगर हाइट बढ़ेगी तो ही तो शैडो बढ़ेगा। तो इंक्रीमेंट के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा लगा? डायरेक्ट।
और डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगने पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को फोर्थ वैल्यू से मल्टीप्लाई और सेकंड वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई, मतलब 10 मल्टीप्लाई क्या करेंगे यहाँ x, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, तो 14 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 15, मतलब फर्स्ट मल्टीप्लाई फोर्थ और सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड। क्लियर। ये आया 10x इजिकल टू, या पर 10x मान लो, या x के पास से 10 को ले जाओ, ठीक है। 10x इजिकल टू यह हुआ अपने पास 210, कितना हुआ 210। अब मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको, तो अपने पास 10x इजिकल टू 210 आया, तो x को छोड़ देंगे, तो 210 अपॉन क्या मल्टीप्लाई मैंने, तो अपॉन में जाएगा ये 10, 0 से 0 गया, तो 21 मीटर। कितना आया ये 21 मीटर। तो उस पोल की हाइट क्या होगी 21 मीटर। देखा आपने, अगर पोल की शैडो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो पोल की हाइट बढ़ेगी तभी तो शैडो बढ़ेगी, तो पोल की हाइट बढ़ी तो क्या हो गई शैडो बढ़ गई। तो ये कॉमन सेंस है ना। तो इंक्रीमेंट के साथ क्या हुआ इंक्रीमेंट, तो इसलिए यहाँ लगा डायरेक्ट। कौन सा लगा यहाँ डायरेक्ट। जैसा कि धर्मेश विशेष टू मूव फ्रॉम डूंगरपुर टू जालौर बाई कार। धर्मेश चाहता है कि भाई मैं कार से डूंगरपुर से और जालौर तक क्या करूं, मूव करूं। एट कार रिक्वायर्स 5 लीटर पेट्रोल फॉर मूविंग एट डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर। देखो भाई, सबसे पहले अपन को रेशो में इनको सेट करना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात थी पेट्रोल, रेशो, डिस्टेंस, प्रपोर्शन, पेट्रोल, रेशो, डिस्टेंस, चार्ज, पेट्रोल डिस्टेंस, यही गया ना। पहले ये 5 लीटर पेट्रोल था, तो 5 लीटर में उसने 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। उसके बाद देन वाट डिस्टेंस इट विल ट्रेवल 20 लीटर, तो पेट्रोल कितना है 20 लीटर, तो डिस्टेंस कितनी हुई भैया x। अब देखो, ये भी आप अच्छी तरह जानते हो, अगर भाई पेट्रोल ज़्यादा है तो गाड़ी भी ज़्यादा चलेगी, पेट्रोल कम है तो गाड़ी भी कम चलेगी। तो ये समझ में आया। 5 लीटर पेट्रोल था तो गाड़ी कितनी चली 90, और अब पेट्रोल ज़्यादा है तो गाड़ी भी क्या चलेगी ज़्यादा, मतलब इंक्रीमेंट के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ गई तो यहाँ पर डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। मतलब पेट्रोल 5 से क्या हो गया 20, तो डिस्टेंस भी 90 से ज़्यादा होगा ना। तो पेट्रोल में इंक्रीमेंट हुआ तो डिस्टेंस में भी क्या होगा इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट के साथ इंक्रीमेंट हो तो क्या होता है डायरेक्ट। और डायरेक्ट में हम वही करते हैं, फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई और सेकंड को थर्ड से। मतलब ये हो गया 5 मल्टीप्लाई एक्स इजकल टू 90 मल्टीप्लाई 20, तो 5x इजकल टू 1800, ठीक है ना। तो x इजकल टू 1800 अपॉन क्या आ गया 5, तो ये हो गया 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 360। तो कितना चलेगा भाई वो 360 किलोमीटर। क्लियर। देखो पेट्रोल बढ़ा तो पेट्रोल के साथ साथ आप जानते हो डिस्टेंस बढ़ेगी, अगर पेट्रोल ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। धर्मेश टेक्स 6 hours to travel from Dungarpur to Jalore with an average speed of 60 km per hour. What will be average speed while returning it if it take 4 whole 1/2 hours? अब क्या होगा, डायरेक्ट टाइम वाला है, परंतु टाइम के साथ वर्क भी तो होना चाहिए। आएगा कि भाई वो चलने का काम तो कर रहा है, चलने का काम नहीं, ये काम वर्क नहीं होता। सबसे पहले है टाइम, सबसे पहले क्या है टाइम, उसके बाद क्या है स्पीड, प्रोपोर्शन, उसके बाद क्या है फिर टाइम, फिर उसके बाद क्या है स्पीड। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं 6 पे कितना स्पीड है भैया 60 प्रोपोर्शन, और 4 होल 1/2 पे कितनी स्पीड है x, ठीक है ना। वो कह रहा है अगर वो 6 घंटे चलता है तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उसकी, तो 4-4.5 घंटे में उसकी स्पीड क्या होगी। तो अगर टाइम कम हो गया तो स्पीड भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ना।
भाई एक तो आप यहाँ से आप अपने एमडी फाटक से और टॉप फाटक जाते हैं, तो अगर आप गाड़ी को क्या करोगे, धीरे चलाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और गाड़ी को तेज़ चलाओगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। लगेगा ना। तो स्पीड बढ़ी तो टाइम क्या हुआ, कम हुआ या बढ़ गया। तो इसमें आएगा कौन सा, इनवर्स। कौन सा आएगा इसमें, इनवर्स। सही बात है ना। टाइम बढ़ा तो स्पीड बढ़ी, और टाइम घटा तो स्पीड भी, मतलब स्पीड कम थी तभी क्या हो गया, टाइम। मतलब कहने का मतलब, मैं सॉरी आपको वैसे एग्जांपल समझाया है कि अगर आप साइकिल से जाते हो, अगर स्पीड आपकी कम होगी तो आपको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो कम ज़्यादा, तो कम ज़्यादा, तो मतलब डिक्रीमेंट से क्या हो गया, इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट करोगे आप तो क्या पाओगे, इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट करोगे तो क्या पाओगे, डिक्रीमेंट। मतलब आप तेज़ चलोगे तो क्या करोगे, जल्दी पहुँचोगे। तेज़ चलोगे तो क्या करोगे, कम समय में पहुँचोगे। तो इंक्रीज, आपने स्पीड को इंक्रीज किया तो टाइम को क्या कर दिया, डिक्रीज, मतलब टाइम कम लगा। तो यहाँ कौन सा प्रोपोर्शन हुआ, इनवर्स। कौन सा हुआ भैया, इनवर्स। और इनवर्स में क्या करते हैं, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई और थर्ड को फोर्थ से मल्टीप्लाई। मतलब 4/1/2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4×2 = 9/2, मतलब 9/2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है ना। इसके बाद आप ट्रांसफ़र करके जो भी होगा वो जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 3, इफ़ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज़ 40 ग्राम्स। तो ये तो पहली बात तो टाइम का नहीं है, टाइम एंड वर्क का नहीं, तो ये तो आपको समझ में आ गया। ये कौन सा, डायरेक्ट। कौन सा है, डायरेक्ट। फोर्थ वाला देखते हैं, द स्केल ऑफ ए मैप इज गिवन एज 1:, ये कितना है भाई, 3 करोड़। मतलब द स्केल ऑफ ए मैप इज गिवन एज 1:3 करोड़। 2 cities are 4 centimeter apart on the map, तो फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके बीच में एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी। देखो 1:3 करोड़ दे रखा है, मतलब एक्स और वाई का रेशियो। तो इसने माना x/y इतना है, तो 1/3 मल्टीप्लाई। तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो अपन नॉर्मल चीज़ की बात कर रहे हैं, तो पहले नॉर्मल सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। स्टूडेंट कितने हैं, 100। फूड प्रोविजन फॉर देम इज 20 days, मतलब रेशियो डे कितने हैं, 20। मतलब 100 स्टूडेंट हैं, उनके लिए भोजन 20 दिन तक चलता है। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट। फिर स्टूडेंट और फिर सॉरी प्रोपोर्शन इसमें आएगा, इसमें रेशियो आएगा खाली। ठीक है ना। डे ये कह रहा है अगर 25 स्टूडेंट्स और जुड़ जाते हैं, मतलब पहले 100 थे तो अब कितने हो गए, 125, 25 और आ गए ना। तो भोजन कितने दिन के लिए होगा भाई। अगर स्टूडेंट बढ़ जाएंगे तो ये तो आप भी जानते हो कि अगर वही भोजन है, भोजन को नहीं बढ़ाया है, भोजन वही है। जितना भोजन 100 स्टूडेंट के लिए था वही भोजन 125 स्टूडेंट के लिए है। तो एक चीज़ बताओ भाई, कम स्टूडेंट होंगे तो भोजन ज़्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा, ज़्यादा दिन चलेगा ना, चलेगा भाई। भोजन अगर स्टूडेंट कम है तो भोजन ज़्यादा दिन चलेगा, और स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो भोजन कम दिन चलेगा, कम चलेगा। तो मतलब ज़्यादा कम कम ज़्यादा, यही हो रहा है ना। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट, यही हो रहा है ना। तो इंक्रीमेंट के साथ इंक्रीमेंट थोड़ा ना हुआ, डिक्रीमेंट के साथ डिक्रीमेंट थोड़ा ना हुआ। मतलब स्टूडेंट कम हो गए तो भोजन ज़्यादा चल गया, अगर स्टूडेंट ज़्यादा हो गए तो भोजन कम चल गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट बढ़ गए
मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, तो डे में क्या हो गया, डिक्रीमेंट। तो मैंने क्या कहा था, इंक्रीमेंट के साथ डिक्रीमेंट होता है तो वहाँ कौन सा लगता है, इनवर्स, तो यहाँ इनवर्स ही लगेगा। और इनवर्स में मैंने क्या कहा था, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई और सेकंड थर्ड को फोर्थ से, मतलब 100 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 20 और 125 मल्टीप्लाई क्या करेंगे एक्स, एक्स से इधर पहुँचा दो, इसके बाद 100 मल्टीप्लाई 20/125, ठीक है ना। काट पीट के ये आएगा अपना, जो भी आंसर आएगा ये काट पीट के आ जाएगा अपना 16। अगर अब भी कोई दिक्कत हो, मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इतने क्लियर तरीके से समझाया है कि जितना तो आप ऑफलाइन में नहीं समझ पाओगे, बहुत ज़्यादा क्लियर है। बस इतना सा ध्यान रखना है, अगर एक चीज़ मतलब आपकी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसके साथ अगर वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, क्वांटिटी में डिक्रीमेंट हो रहा है उसके वैल्यू के साथ, मतलब इंक्रीमेंट के साथ इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट के साथ डिक्रीमेंट हो तो डायरेक्ट है, और अगर इंक्रीमेंट के साथ डिक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के साथ इंक्रीमेंट हो, उल्टा हो, तो वहाँ होता है इनवर्स। और मैंने एक सीधा सा मंत्र आपको दिया है कि टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन ऑब्वियसली किसके होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन के होते हैं। टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर किसके होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन के होते हैं। और यहाँ पर अपना कॉमन सेंस चला दोगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कॉमन सेंस वाली बात की थी भाई, कि अगर एक गाड़ी 5 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलती है तो बताओ 10 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी। तो भैया पेट्रोल बढ़ गया तो डिस्टेंस भी बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ेगा तो क्या हो गया, डिस्टेंस भी बढ़ेगी ना। तो बढ़ने के साथ बढ़ा ना, मतलब पेट्रोल बढ़ा मतलब पेट्रोल इंक्रीमेंट हुआ, तो डिस्टेंस भी क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। तो इंक्रीमेंट के साथ क्या हुआ, इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट के साथ अगर मैंने क्या कहा क्वांटिटी में इंक्रीमेंट तो वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गई, तो यहाँ पर होगा डायरेक्ट, मतलब 1 को 4 से मल्टीप्लाई और सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई, ट्रांसफर करके जो निकाल देंगे। नंबर दूसरी बात मैंने बताया था, अगर इंक्रीमेंट के साथ डिक्रीमेंट, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि 100 स्टूडेंट हैं, उनके लिए भोजन 20 दिन के लिए होता है, 20 डेज के लिए होता है। तो अगर स्टूडेंट 125 हो जाए, भाई स्टूडेंट अगर बढ़ जाएंगे और भोजन वही की वही है, तो स्टूडेंट बढ़ने पर भोजन कम दिन के लिए होगा या ज़्यादा दिन के लिए होगा, कम दिन के लिए होगा ना, कम ही चलेगा ना। तो भाई स्टूडेंट इधर स्टूडेंट तो बढ़ गए परंतु डे क्या हो गए, कम हो गए, मतलब स्टूडेंट में इंक्रीमेंट हो गया और डे में क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। तो उल्टा हो गया ना, इंक्रीमेंट से डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर हो गया इनवर्स, और इनवर्स में क्या करते हैं हम, फर्स्ट को सेकंड से और थर्ड को फोर्थ से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। तो मेरे हिसाब से आप आराम से एक्सरसाइज नंबर NCERT की एक्सरसाइज आराम से 30.1 कर सकते हो। ओके।